गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को हिंदी पद्य का विकास के बारे में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी गद्य का विकास आप लोगों का खत्म हो गया है। उसमें का जो प्रश्न और उत्तर है ठीक ना, उसका हम प्रश्नों का उत्तर लिख के और आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप पे भेजा ठीक है। इसके आगे हम हिंदी पद्य का जो विकास है ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो पद्य का मतलब होता है कविता। ठीक, पद्य का क्या मतलब होता है? कविता। तो पद्य का विकास कैसे हुआ हम उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। देखिए, कविता पद्यात्मक ठीक, कविता पद्यात्मक एवं छंद है ना, छंदबद्ध होती है। यानी छंदबद्ध का मतलब आप लोग जानते ही हैं, जो लय तुक मात्राओं से क्या पूर्ण होती है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। तो ये छंदबद्ध होती है। चिंतन की उपेक्षा उसमें भावनाओं की प्रधानता होती है। जब हम चिंतन करते हैं ठीक है, तो उसमें हमारे भाव में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं या प्रधानता होती है। उसका आनंद सृष्टि करता है। यानी पूरा संसार कविता पद को जब आप पढ़ते हैं तो एकदम मस्त हो जाते हैं, और उसका आनंद आप ही नहीं पूरे लोग, पूरा संसार लेता है। तो जान लीजिए, इसमें उद्देश्य सौंदर्य की अनुभूति द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है। देखिए, सौंदर्य, सौंदर्य का मतलब होता है सुंदरता। कविता की सुंदरता इन्हीं अलंकार, छंद और रसों से होती है, समझे ना? तो प्राप्त होती है। अतः काव्य में अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति भी दोष न होकर, उसमें किसी प्रकार की कोई मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई दोष न होकर भी वह क्या अलंकार बन जाती है। कुछ भी हम उसमें क्या कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं तो उसमें क्या वह अलंकार बन जाता है। तो फिर एक बार देखिए, अनेक कविता पद्यात्मक एवं छंदबद्ध होती है। यानी रस, छंद, अलंकार, लय तुक आज से क्या वह बधी हुई होती है, और चिंतन की अपेक्षा उसमें भावनाओं की प्रधानता होती है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे विचारों में अन्य प्रकार के अर्थ आते हैं। उनका आनंद, उसका आनंद जो है पूरा सृष्टि करता है, पूरा संसार उसका आनंद लेता है। ठीक है, इसमें करें, इसमें जो है उद्देश्य सौंदर्य की अनुभूति द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है। यानी उसकी जो है, उसका जो सौंदर्य का मतलब होता है सुंदरता, जो उसकी सुंदरता की अनुभूति होती है, उसका आनंद यानी सभी लोग प्राप्त करते हैं। अतः काव्य में अतिशयोक्ति भी दोष न होकर वह क्या बन जाता है? अलंकार बन जाता है। यानी कुछ भी उसमें हम जोड़ देते हैं तो कोई शब्द जोड़ते हैं तो वह क्या एक अलंकार बन जाता है। इसके बाद नीचे है आपका काव्य सौंदर्य के तत्व। जो काव्य सौंदर्य जो हम पढ़ते हैं और आप किताब में लिखते हैं, काव्य सौंदर्य अक्सर करके पूछा करता है कि ना प्रस्तुत पद्यांश की क्या संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य लिखिए, पूछता है ना। तो अक्सर करके कक्षा 10 के हिंदी में ठीक है, जो प्रश्न पत्र पूछता है उसमें काव्य सौंदर्य के तत्व को पूछता है। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि काव्य भाषा सामान्य भाषा से अलग होती है। ठीक, काव्य भाषा जो है सामान्य भाषा से अलग होती है। उसमें जो है देखिए, रा
रागात्मकता, देखना ना क्या है, रागात्मकता होता है, फिर प्रतीकात्मकता होता है, फिर इसके बाद लाक्षणिकता होता है, ठीक है, फिर नादात्मकता होता है, ठीक है, आदि। ये क्या है, इसके तत्व हैं। यानी पहला है रागात्मकता, दूसरा है प्रतीकात्मकता, ठीक, इसके बाद लाक्षणिकता, फिर नादात्मकता यानी आवाज, ठीक है, आदि तत्व होते हैं। वह सामान्य भाषा की तुलना में विचलित और अटपटी है ना, विचलित और अटपटी, सुसंस्कृति और परिमार्जित, स्वच्छंद और लचीली और प्रभावी होती है। यानी कहने का मतलब कि पद जो है यानी कठिन भी है, ठीक है, और पढ़ने में जैसे आप गद्य को पढ़ लेते हैं, ठीक है, वैसे पद को जब पढ़ते हैं तो आपको कठिन यानी अनुभव होता है। तो कुछ है पद जो है अटपटा जैसा भी लगता है, ठीक है। तो परिमार्जित, स्वच्छंद और लचीली और प्रभावी होती है। फिर है अनुभूति को प्रेषणीय बनाने के लिए, अनुभूति को प्रेषणीय बनाने के लिए कवि भाषा के नए प्रयोग भी करता है। जो कवि होता है, देखना ना, तो कवि जो है नई नई भाषाओं का इसमें प्रयोग भी किए जाते हैं। फिर आगे देखिए, सफल कवि वही है, ठीक है, सफल कवि वही है जो दृश्य का इस प्रकार वर्णन करे कि पाठकों की कल्पना के समक्ष, ठीक है, उसका चित्र उपस्थित हो जाए। यानी वह कवि सफल कवि वही होता है जो किसी दृश्य या किसी घटना को इस प्रकार किसी के सामने यानी उसकी कल्पना रखता है कि उसका चित्र जो है उसके सामने जो है बिल्कुल क्या स्पष्ट रूप से उपस्थित हो जाए या दिखाई देने लगे, है ना। इसके साथ ही उसमें रसानुकूल वर्ण योजना भी की जाती है। उसमें जो है यानी पढ़ने से एक आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। इसके बाद जो है कविता के सौंदर्य तत्व, कविता के सौंदर्य जो तत्व होते हैं, देखिए पहला है इसमें कामा दिए हैं भाव सौंदर्य, दूसरा है विचार सौंदर्य, तीसरा है नाद सौंदर्य और अगला है अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। ये जो है कविता के सौंदर्य तत्व हैं। कौन कौन? भाव सौंदर्य है, विचार सौंदर्य है, नाद सौंदर्य है और अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। यानी इसको हम अलग अलग आप लोगों को बताएंगे। तो आज में यह भाव सौंदर्य के बारे में आप लोगों को बताएंगे। भाव सौंदर्य में क्या क्या चीज़ आता है, ठीक है। देखिए भाव सौंदर्य में क्या आता है? प्रेम, प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह आदि, ये क्या है? भाव सौंदर्य, ठीक है। कह रहे हैं कि प्रेम, करुणा, क्रोध, ठीक, हर्ष, उत्साह, ठीक है, ये आदि जो है क्या है? भाव सौंदर्य है। प्राचीन आचार्यों ने, ठीक है, प्राचीन आचार्यों ने रस को
काव्य की आत्मा माना है। ठीक है, जो प्राचीन यानी जो पुराने जो आचार्य, ठीक है, जो विद्वान थे, वह रस को काव्य की क्या आत्मा माना है। तो ठीक है, उसमें जो है प्रेम, करुणा है, दुख, क्रोध है, ठीक है, हर्ष है और उत्साह। तो ये क्या है, भाव सौंदर्य है। ठीक है, इसके बाद प्राचीन आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। जो प्राचीन जो आचार्य थे, जो विद्वान थे, वह ठीक है, रस जो होता है, जो आप लोगों को पढ़ाए हैं, वह रस को जो है काव्य यानी कविता की आत्मा का है। समझा गया ना। इसके बाद देखिए, कविता में जो रस आते हैं, जो रस आप लोगों को पढ़ाए हैं, जैसे मान लीजिए श्रृंगार है, ठीक, वीर है, हास्य है, ठीक है, करुण है, ठीक, रौद्र है, शांत है, ठीक है, भयानक है और विभत्स। ठीक है, 9 रस माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन? कविता में जो आप कविता जो पढ़ते हैं या आपको कविता जो पढ़ाई जाती है, उस कविता में यही जो है 9 रस होते हैं, जिनका नाम है श्रृंगार है, वीर है, हास्य है, करुण है, रौद्र है, शांत है, ठीक है, भयानक और विभत्स रस माने जाते हैं। फिर आगे देखिए, परवर्ती। ठीक है, परवर्ती आचार्यों ने वात्सल्य, इसको भी आपको बताया, वात्सल्य और भक्ति। ठीक है, जो परवर्ती जो आचार्य थे, उन लोगों ने वात्सल्य और भक्ति रस को अलग रस माना है। इसको जो है इस 9 रसों से अलग माना है। ठीक है, जो ये अपने इन विचारों से इन रसों को बनाए आचार्य, वह जो है वात्सल्य और भक्ति रस को उस रसों यानी उन 9 रसों से इसको अलग रखा गया है। और रस के जो तत्व होते हैं, जैसे भाव है, विभाव है और अनुभाव के योग से रस की उत्पत्ति होती है। जो 9 जो रस हैं, और आचार्यों ने जो वात्सल्य और भक्ति रस की उत्पत्ति हुई, वह जो है इसमें जो है भाव है, विभाव है, अनुभाव, इन सब के बारे में आप लोगों को बताए हैं कि योग से रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। तो ये जो है ये भाव क्या है, सौंदर्य। ठीक है, ये भाव सौंदर्य रहा। तो आप लोगों को हम हिंदी पद्य का जो विकास है, ठीक है, हिंदी पद्य का विकास कैसे हुआ, ठीक, इसके बारे में, या काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं उसके बारे में आपको हम बताएं। ठीक है, इसके बाद जो है ये कविता के सौंदर्य जो तत्व हैं उनके बारे में हम पहला यानी भाव सौंदर्य के बारे में बताए। इसके बाद जो है आगे हम अगली वीडियो में विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य और अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य, इसके बारे में हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।